हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और ये है हमारा क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8। अब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ वेव फंक्शंस, कुछ रियलिस्टिक और कुछ अनरियलिस्टिक। हमने कहा था कि वेव फंक्शंस स्क्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, तो आज हम वही करेंगे। स्क्रोडिंजर इक्वेशन देखेंगे कि क्या होती है। जिस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स डिटरमिनिस्टिक है, डिटरमिनिस्टिक कैसे है देखो, अगर हमें किसी पार्टिकल की किसी एक टाइम पे, सपोज t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, अगर हमें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पता है और अगर उस पार्टिकल की हमें पोजीशन पता है, तो हम उस पार्टिकल के बारे में सब कुछ बता सकते हैं इन क्लासिकल फिजिक्स। और किससे बताएंगे? न्यूटन्स की इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma, जिसको हम लिख सकते हैं m d2x/dt²। इस इक्वेशन से हम उस पार्टिकल के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। अगर हमें उसके बाद में अगर किसी एक टाइम पे हमें उसकी वेलोसिटी और पोजीशन बता दी जाए और थोड़े टाइम बाद हमसे उसकी पोजीशन पूछी जाएगी, उसकी पोजीशन आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगी, तो हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो क्लासिकल फिजिक्स है वो डिटरमिनिस्टिक है। लेकिन इसी तरीके से क्या होता है, जिस तरीके से क्लासिकल में ये एक बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम पार्टिकल्स की स्टेट बताते हैं, उसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है जो बिल्कुल बेसिक है, और उसी की हेल्प से हम वेव फंक्शन डराइव करते हैं और वो वेव फंक्शन हमें पार्टिकल्स की स्टेट के बारे में जानकारी देता है। तो उसी वेव स्क्रोडिंजर इक्वेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। एक बिल्कुल बेसिक हम वेव फंक्शन मान लेते हैं इसके लिए, साई एक्स टी ए इज इक्वल टू ई पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमने एक बिल्कुल बेसिक वेव फंक्शन कंसीडर कर लिया। और ये हमने किसके लिए माना है? एक फ्री पार्टिकल के लिए ये वेव फंक्शन हमने कंसीडर किया। फ्री पार्टिकल क्या होता है? जिसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं है, किन्हीं और पार्टिकल्स के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो एक अकेला पार्टिकल है और वो इधर उधर मूव कर रहा है। और फ्री पार्टिकल है तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल की जो एनर्जी होती है हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर फ्री पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट नहीं हो रहे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है। ये आप ये ध्यान में रखना। अब इसमें कुछ हम यही वेव फंक्शन है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। और ये हमने 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन लिया है, आप 3 डायमेंशनल से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और हमने 1 डायमेंशनल क्यों लिया है? ताकि मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा ना बढ़े, हम आसानी से कंसेप्ट समझ सके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो ये हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? k होता है हमारे पास 2π/λ। और ये पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है, उसके लिए हमने ये वेव फंक्शन दिया है। तो बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा हमारी क्या होगी? लैम्डा इज इक्वल टू h/p ये होती है। इसको आप 2π से डिवाइड करवा दो, इस साइड भी आप इसको 2π से डिवाइड करवा दो, दोनों तरफ 2π से डिवाइड करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो h/2π क्या होता है हमारे पास? h क्रॉस, यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे और ये 2π हट जाएगा। λ/2π क्या है? 1/k। तो λ/2π की जगह हम लिख देंगे 1/k। और अब यहां से हम k की वैल्यू बता सकते हैं, क्या होगी वो? k बराबर p/h क्रॉस। ये हमारे पास k की वैल्यू आई। इसी तरीके से एनर्जी, आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। और ओमेगा हमें पता है क्या होती है? 2π न्यू। इसको भी हम h से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और h से डिवाइड कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से आप देखिए 2π/h, इसको हम क्या, ये क्या होगा? h 1/h इनवर्स, h क्रॉस, सॉरी h क्रॉस क्या होता है हमारे पास? h/2π। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 2π/h की जगह 1/h क्रॉस।
और एच न्यू है, ये एच न्यू क्या है, एनर्जी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, ई बाय एच क्रॉस, ओमेगा इक्वल टू ई बाय एच क्रॉस। ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली, इन दोनों वैल्यूज को हम अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, के की जगह और इस ओमेगा की जगह, तो हमारा वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, मैं सिंपल इसको साई लिख रही हूँ ताकि बार बार एक्स टी ना लिखना पड़े, आप समझ जाइए। वन डायमेंशनल में इसलिए एक्स लिया है और टाइम का फंक्शन है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, ए टाइम्स ऑफ ई पावर आई क्या आ जाएगा, के की जगह पी बाय एच क्रॉस, पी बाय एच क्रॉस इंटू एक्स माइनस ई बाय एच क्रॉस इंटू टी, ये हमारा वेव फंक्शन बन जाएगा। यहां से हम एच क्रॉस, वन बाय एच क्रॉस भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार। हमारा फंक्शन क्या बना, साई इज इक्वल टू ए ई पावर आई बाय एच क्रॉस पी एक्स माइनस ऑफ ई टी। अब ये हमारा वेव फंक्शन बन गया। जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसका ये एक सॉल्यूशन होगा, और स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम एक डिफरेंशियल फॉर्म में फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक से ज्यादा टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, और वेव फंक्शन जरूरी नहीं है हमारे पास इसी फॉर्म का हो। वेव फंक्शन कोई अनदर वेव फंक्शन भी हो सकता है, किसी और टाइप का भी हो सकता है। इसीलिए ताकि उस एक ही इक्वेशन से हम हर टाइप के वेव फंक्शंस फाइंड कर सकें, इसलिए हम वेव फंक्शन एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में निकालते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सॉरी। तो इसको हम प्रोसेस करते हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर्ल बाय कर्ल एक्स क्यों लिखा? क्योंकि हमारा साई फंक्शन है एक्स और टी दोनों का। एक बार हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और टी को हम कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये ए हमारा कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स एज इट इज और फिर पावर का होता है। तो एक्स की जगह हमारे पास क्या है, आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ऑफ ई टी। अब इस पावर का डेरिवेटिव होगा ई टी, सेकेंड टर्म में एक्स की कोई रोल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसका होगा, क्या आ जाएगा, आई बाय एच क्रॉस पी। इसको आप क्या लिख सकते हो, कर्ल साई बाय कर्ल एक्स बराबर, ये क्या है हमारा, इतनी टर्म जो हमारा वेव फंक्शन हमने लिया था वो साई, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साई। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से हम पी साई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी साई किसके बराबर आ जाएगा, एच क्रॉस बाय आई कर्ल साई बाय कर्ल एक्स। इसको अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से ही डिवाइड कर दें, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या जाएगा, आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1, तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा सकते हैं। ये हमारे पास आई पी साई की वैल्यू, इसको हम आगे यूज करेंगे, तो इसको एक साइड में लिख लेते हैं। पी साई बराबर माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस कर्ल साई बाय कर्ल एक्स। सेकेंड देखिए, अब इसी का अब हम सेकेंड डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वाली और ये वाली टर्म तो हमारे पास कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इनको हम एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाले का हम डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या आ जाएगा, ई पावर आई बाय एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी इंटू ये वाली टर्म कांस्टेंट है हमारी, क्या बच जाएगा, आई बाय एच क्रॉस पी। इसको भी आप किस तरीके से लिख सकते हो, साई बाय एक्स स्क्वायर बराबर ए, और ये वाली पूरी टर्म हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, साई के इक्वल, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, माइनस का सिंबल, पी इंटू पी का स्क्वायर
एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस का स्क्वायर और ये पूरी टर्म साई। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। यहां से भी हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर साई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर साई किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ एच क्रॉस का स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। ये आएगी हमारे पास वैल्यू। इसको भी हम अलग लिख लेते हैं, इसका हम बाद में यूज करेंगे। क्या निकाली हमने, पी स्क्वायर साई दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। तो अब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने कर लिया, हमने टाइम को एक बार के लिए कांस्टेंट कंसीडर किया। अब हम क्या करेंगे, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और x को हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो चलिए करते हैं, कर्ल साई बाय कर्ल टी। अब यहाँ पे a हमारा कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल भी एज इट इज px माइनस et। अब क्या होगा, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर में ये वाली फर्स्ट वाली टर्म हमारी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि t की कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ये वाली टर्म t पे डिपेंड कर रही है। और इस पे आगे क्या है, एक माइनस का सिंबल, तो माइनस आयोटा e बाय एच क्रॉस, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल साई बाय कर्ल टी। ये हमारा पूरा साई और ये हमारा बच जाएगा आयोटा ई बाय एच क्रॉस साई। ये वैल्यू भी हम अलग से लिख लेते हैं। अब ई साई की वैल्यू निकाल लो, चलो यहां से ई साई क्या आ जाएगी, माइनस का एच क्रॉस बाय आयोटा कर्ल साई बाय कर्ल टी। यही वैल्यू आएगी ई साई की वैल्यू हमारे पास। तो इसमें भी आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आयोटा आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी ई साई की वैल्यू, इसको भी हम अलग से लिख लेते हैं। ई साई क्या आया हमारे पास, आयोटा एच क्रॉस कर्ल साई बाय कर्ल टी। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। कर्ल साई बाय कर्ल टी का स्क्वायर क्या आएगा, a और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये एज इट इज, पावर का सेम उसी तरीके से क्या जाएगा, माइनस ऑफ e आयोटा e बाय एच क्रॉस। तो जब इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कर्ल टी स्क्वायर। ये इतनी टर्म हमारी साई रहेगी और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, ई इंटू ई स्क्वायर, एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस का स्क्वायर और साथ में साई। ये वैल्यू अब हमारे पास आ रही है। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास। ई हमने क्या कहा था कि टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल ही रहेगी, क्योंकि पार्टिकल हमारा फ्री है, उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो और एम से डिवाइड कर दो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m। मतलब जहां जहां पे ई है वहां पे हम पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं 2m से दोनों साइड डिवाइड करवा दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, p स्क्वायर बाय 2m साई बराबर माइनस का h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। ये बन रहा है मेरे पास। अब p स्क्वायर बाय 2m को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये एनर्जी के बराबर है, इसको मैं E लिख सकती हूँ फॉर द फ्री पार्टिकल
दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो इसकी जगह मैंने ई कर दिया। अब ये क्या बन गया मेरे पास, ई साई इसके बराबर आ गया। ई साई की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ये, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे ई साई की जगह रख देते हैं। तो क्या आएगा, आयोटा एच क्रॉस कर्ल साई बाई कर्ल टी बराबर माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारी इक्वेशन, किसके लिए, फ्री पार्टिकल के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, जब पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम वेव फंक्शंस निकालेंगे। ये किसके लिए है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। अब हम एक केस और कंसीडर करके चलते हैं कि क्या हो अगर पार्टिकल हमारा फ्री ना हो, उस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हो। अगर पार्टिकल पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे तो हमारा जो पार्टिकल की एनर्जी थी वो किसके बराबर होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म भी फिर उसके अंदर इंक्लूड होगी। तब देखते हैं कि जब पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। इसके दोनों तरफ अगर हम साई अप्लाई कर दें, ई ऑफ साई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ साई प्लस वी ऑफ साई। काइनेटिक एनर्जी हमारी किसकी इक्वल होगी, पी स्क्वायर बाई 2m। ई साई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m साई, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है पूरा। यहाँ पे ई साई अलग से मत लिख देना, यहाँ पे क्या होगा, वी ऑफ साई। अब ई साई की वैल्यू भी हमारे पास है पड़ी, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m साई यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसको अगर दोनों तरफ 2m से डिवाइड कर दो तो पी स्क्वायर बाई 2m साई की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो क्या आएगी हमारे पास, आई एच क्रॉस कर्ल साई बाई कर्ल टी बराबर माइनस ऑफ एच क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर और प्लस बी ऑफ साई। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन आ गई जब हमारा पार्टिकल अंडर फोर्सेस है, जब हमारा पार्टिकल फ्री नहीं है तब ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। अब एक केस और हम इसमें स्टडी करते हैं कि ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है V, वो यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, x और t दोनों का फंक्शन है। x और t दोनों के साथ वेरी कर रही है, बट इन स्पेशल केसेस, इन पर्टिकुलर केसेस हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। तो ये सिर्फ हमारे पास फंक्शन बन जाता है x का। तो उस केस में हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या आएगी, एक बार वो और देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें पूरा प्रोसेस हमें करना होगा और वहां से भी हमें एक अलग से स्क्रोडिंजर इक्वेशन देखने को मिलेगी, वो देखते हैं। पहले एक फंक्शन कंसीडर किया हमने, पहले की तरह वही a इंटू ई पावर आयोटा बाई एच कैट पी एक्स माइनस ई टी। इसको एक बार सेपरेट करके लिख लेते हैं, क्या, ए ई पावर आयोटा बाई एच क्रॉस पी एक्स को अलग लिख लिया और ई पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी को अलग लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इतना फंक्शन सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट टर्म हमारी ये है, तो इसको हम एक अलग से फंक्शन मान लेते हैं फाई एक्स ई पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी। ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें भी सेम इसी तरीके से डेरिवेटिव करेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर इसी तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये अब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा, ये टर्म हमारी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, ये एज इट इज रहेगी, बाई एच क्रॉस ई टी। इसका क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ फाई एक्स डिवाइडेड बाई कर्ल एक्स।
अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज रहेगी क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। सेकंड का हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसी तरीके से अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगी वैल्यू? ये है फाइव एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, e पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी, और पावर का अलग से करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ आयोटा बाई एच क्रॉस ई, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसका अब हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगा? साई एक्स कांस्टेंट, ये भी लिख देते हैं, साथ में e पावर आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। ये सारी मल्टीप्लाई में है, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो अब देखो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वैसे हमें निकालने की जरूरत भी नहीं थी, जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन है हमारी, उसके अंदर हम ये कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर और कर्ल साई बाय कर्ल टी की वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो एक बार वो इक्वेशन लिख लेते हैं कि वो स्क्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास क्या थी। तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास थी आयोटा एच क्रॉस कर्ल साई बाय कर्ल टी, हाँ, माइनस का एच क्रॉस बाय 2m क्रॉस स्क्वायर आएगा, आई थिंक यहाँ पे, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, और प्लस हमारा v और साई, यही थी ना। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। कर्ल साई बाय कर्ल टी की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली? ये वाली वैल्यू हम एज इट इज पुट कर देते हैं, और यहाँ से आप सिंपल इसको चलो एक बार लिख देते हैं पूरा। आई एक्स क्रॉस क्या वैल्यू है? साई ऑफ एक्स, फाइव एक्स सॉरी, ई पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी, और साथ में क्या है? माइनस का आयोटा बाई एच क्रॉस ई, और इज इक्वल टू में क्या आएगा फिर? इसके इज इक्वल टू में यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m और e पावर माइनस आयोटा बाय एच क्रॉस ई टी कर्ल स्क्वायर साई एक्स बाय कर्ल एक्स का स्क्वायर और प्लस v, और जो हमने साई जो फंक्शन लिया था वो हमारा कैसा हमने ले लिया था बाद में? साई एक्स ई पावर माइनस ऑफ आयोटा बाय एच क्रॉस ई टी, ये था हमारे पास। तो अब इसको देखिए आगे कैसे करेंगे। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि ई पावर माइनस आयोटा बाय एच क्रॉस ई टी, इसमें इस टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों तरफ से कॉमन लो और उसे कैंसिल कर दो, या इन सभी को कॉमन लेकर कैंसिल करने पे क्या आ रहा है? देखिए जो हमारी ये फर्स्ट टर्म थी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा समझिए इसे। यहाँ पे हमारे पास आयोटा है, ये माइनस ऑफ आयोटा है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? -1, तो -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो आयोटा वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। एच क्रॉस, और ये यहाँ पे भी एच क्रॉस डिवाइड में, तो एच क्रॉस भी कैंसिल हो जाएगा, और जो e पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी जो है वो हम इन सभी में से कॉमन लेंगे और दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? e ऑफ साई एक्स, ये बचेगा। यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, ये हमने कैंसिल कर चुके हैं। कर्ल स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर,
प्लस ये भी हम कैंसिल कर चुके हैं, तो क्या बचेगा v ऑफ 5x। तो ये है हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन, जब हमारा पोटेंशियल जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब इस इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। ये क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। इसमें आप एक ये 5x को आप रिप्लेस भी कर सकते हो सिंपल साई से, तो आपको क्या मिलता है? साई माइनस का h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल x स्क्वायर प्लस में v ऑफ साई। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, या फिर स्टेडी स्टेट स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी इसे कहते हैं, जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। जो हमारा फंक्शन है साई, जो वेव फंक्शन लिया है, वो टाइम और पोजीशन दोनों का फंक्शन है, लेकिन जो हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन फाइंड की है वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, वो टाइम का फंक्शन, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। तो अब ये जो हमने दो इक्वेशन स्क्रोडिंजर इक्वेशन निकाली, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट, इन्हीं के सॉल्यूशन से हमें वेव फंक्शंस मिलते हैं। और जरूरी नहीं है इसी एक्सपोनेंशियल वाला जो हम लेकर चले थे उसी टाइप का इसका सॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का वेव फंक्शन हमें इनसे मिल सकता है। अब ये हम बात कर रहे थे सिर्फ वन डायमेंशनल के लिए। 3D में हम अगर बात करें तो क्या होगा? जहां जहां पर हमने कर्ल x बाई कर्ल t लिखा था, वो हमारा कर्ल साई बाई कर्ल x लिखा था, वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे? कर्ल बाय कर्ल x भी होगा, कर्ल बाय कर्ल y भी होगा 3 डायमेंशनल में, कर्ल बाय कर्ल z भी होगा, और साई के लिए। इस टर्म को हम इनसे रिप्लेस कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगी 3 डायमेंशनल के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम डेल लिख सकते हैं, डेल ऑफ साई। तो सिर्फ इतना चेंज करना है आपको मैथमेटिकली। बाकी 3 डायमेंशनल का मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम पूरा स्पेस ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक पॉइंट लेते हैं वहां, और 3 डायमेंशनल में हम एक छोटी सी वॉल्यूम कंसीडर करके चलते हैं और वहां पे हम प्रोबेबिलिटीज वगैरह बताते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें यही देखना था। दोनों हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन आई थिंक समझ में आ गई होगी, इनकी डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।